दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत में पिछले कई वर्षों से महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की घटनाएं काफ़ी बढ़ रही हैं। दरअसल सोशल मीडिया के ज़रिए से समाचार माध्यमों के द्वारा या फिर समाचार पत्रों में कई ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं, चाहे वो रेप की घटना हो या फिर एसिड अटैक हो या घरेलू हिंसा की घटना हो या संपत्ति का विवाद हो या पारिवारिक कोई लड़ाई झगड़ा हो। कई बार हमें देखने या सुनने को मिलता है कि किसी महिला है उसकी हत्या कर दी गई है या फिर कोई महिला है उसको है शारीरिक या मानसिक रूप से क्षति पहुंचाई गई। और इस सब घटना में भी कई बार हमें पता चलता है कि पुलिस की जो भी कार्यवाही है या कानूनी जो भी लड़ाई है या अदालतों की कार्यवाही है, उसमें भी कई बार है महिलाओं को सही ढंग से न्याय नहीं मिलता है या फिर उसमें भी काफ़ी कुछ गलतियां सामने आती है या कई बार है वो कानूनी लड़ाई है इतनी लंबी चलती है कि महिला को है कभी न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस पर भी है प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। हाल ही की मैं कुछ घटनाओं का यहाँ मैं जिक्र करना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं कि उन्नाव रेप की घटना है वो काफ़ी चर्चा में थी और इस घटना में है पीड़ित महिला जो थी उसके साथ है बलात्कार हुआ था। बाद में ये महिला ने है पुलिस में शिकायत दर्ज की और जब इस महिला ने है अदालत में जाके कार्यवाही की और जब वो अपने कुछ निजी रिश्तेदारों के साथ और वकील के साथ है कार में जा रही थी, तब उसकी कार का अकस्मात हो गया और उसके जो परिजन थे और वकील है उनकी मृत्यु हो गई। और जो पीड़ित महिला थी उसका है वो बच गई, लेकिन उससे बहुत ही गंभीर चोट आई। लेकिन बाद में जब इस घटना का पूरी तहकीकात हुई तो पता चला कि कहीं ना कहीं उसमें है हो सकता है कि उसकी हत्या की भी एक साजिश थी। दरअसल ये पूरी घटना जो है वो काफ़ी गंभीर थी। बावजूद इसके हम सब जानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने है वो इस पूरी घटना के अंदर जो भी आरोपी थे या जिनके खिलाफ पीड़िता ने शिकायत दर्ज की थी उन आरोपियों को है जमानत दे दी थी। लेकिन बाद में पीड़िता ने शिकायत की और देश के जो है लाखों लोगों ने जो है इस जमानत के ऊपर विरोध बताया। तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने है आरोपियों की जमानत याचिका को है खारिज किया। अभी मेरा सवाल ऐसा है कि इतनी गंभीर घटना हुई कि जिस पर है जमानत के बारे में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो वाकई में एक आश्चर्यजनक था। और अगर सुप्रीम कोर्ट है वो जमानत देने से इनकार करता है तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली हाई कोर्ट भी चाहता तो या जो भी आरोपी है उनको वो जमानत देनी ही नहीं चाहिए थी। ऐसी ही मैं और एक घटना का जिक्र करना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी नाम की एक युवती जो एक कहीं पर है नौकरी करने हेतु कोई रिसोर्ट में है वो काम कर रही थी या नौकरी कर रही थी, तो उसके ऊपर रेप किया गया और उसकी भी हत्या कर दी गई। और बाद में अभी हम सब जानते हैं सोशल मीडिया पर आए दिन है अलग अलग समाचार है वो हमें पता चलते हैं इस घटना के बारे में। बावजूद इसके इस पर है आज तक अभी तक कोई कड़ी कार्यवाही देखने को नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ मैं यहाँ जिक्र करना चाहती हूँ, कुछ दिन पहले है ये पुणे है, वहाँ पर वैशाली हगवणे नाम की एक विवाहित महिला है, उसकी पति और ससुराल वालों ने है उसकी हत्या कर दी। और बाद में है इस पूरे घटना में जब पुलिस की जो है कार्यवाही हुई, असंख्य सामाजिक कार्यकर हैं उन्होंने भी इस घटना का है जब सोशल मीडिया के पास से और समाचार माध्यमों तक ले गए तो बाद में पता चला कि इस महिला की जेठानी है उसके साथ भी है इस परिवार ने जिस महिला की हत्या की थी उसके ही पति और जो भी उसके परिवार वाले थे उन्होंने भी उसकी जेठानी को भी है काफ़ी मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था और घर से बाहर निकाल दिया था। और वो उसने है समाज सुरक्षा अधिकारी से भी शिकायत की थी, बावजूद इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई इस परिवार के खिलाफ। और बाद में नतीजा ये हुआ कि इसी जो है परिवार की दूसरी बहू थी उसकी है हत्या कर दी गई।
इसके अलावा यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इन तीनों जो घटना है कहीं ना कहीं इसमें है राजनीतिक जो है तार भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। ऐसे भी हमें समाचार माध्यमों के ज़रिए से भी पता चला। दरअसल यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि एक लेखक के रूप में भी जो है मैं कई ऐसे देश के और दुनिया के से जुड़े हुए असंख्य ऐसे मुद्दों को है मैं लिखती आई रही हूँ। करीब 25 वर्ष से मैं लिख रही हूँ। और दरअसल मुझे भारत की कानून व्यवस्था के बारे में है पिछले करीब 20 वर्ष से नज़दीक से जानने का समझने का मौका मिला। कई बार मुझे असंख्य महिलाओं से बात करने का मौका मिला, उनकी जो है उनकी तकलीफ़ें समझने का मौका मिला। असंख्य बार मैंने है देश के जो भी एडवोकेट्स या वकील हैं उनसे भी मैंने बात की। और मैं ये नतीजे पर पहुंची हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे देश की कानून व्यवस्था है उसमें बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है। और पुलिस की जो भी कार्यवाही है उसमें भी सुधार की ज़रूरत है। इतना ही नहीं, समाज सुरक्षा विभाग जो है उसमें भी है काफ़ी सारे बदलाव ज़रूरी है। यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि दरअसल मैंने देखा कि देश की कानून व्यवस्था में खास करके जब भी कोई आरोपी के खिलाफ कोई भी व्यक्ति है अदालत में शिकायत दर्ज करता है और एक एडवोकेट वगैरह हायर करता है या एडवोकेट को है नियुक्त करता है, काफ़ी सारे कई लोग तो फीस भी देते हैं। बावजूद इसके हैं जब महत्वपूर्ण मुद्दे पर ही सुनवाई होती है तब एडवोकेट्स है वो आपकी सुनवाई में कई बार कई एडवोकेट्स हैं वो हाजिर नहीं रहते हैं। जब एडवोकेट्स हाजिर रहते हैं तब है जजिस जो है वो नहीं होते हैं, या जजिस होते हैं तब एडवोकेट है अन्य किसी अदालत में मेरा मुकदमा चल रहा है ऐसा बता के कार्यवाही में हाजिर नहीं रहते हैं। खास करके मैंने देखा कि चाहे मेंटेनेंस की का मुद्दा हो या स्त्री धन का मुद्दा हो, जब भी कोई महिला है किसी एडवोकेट को हायर करती है तब मैंने इस बात को काफ़ी गंभीरता से है मैंने देखा है और इसके मेरे पास कुछ सबूत भी है। इसके अलावा मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने ये भी देखा है कि महिलाओं को जो भी महिला है घरेलू हिंसा से ग्रसित है या जो भी महिला पीड़ित है उनको है कई बार हाँ, जो भी महिलाएं हैं वो देश की कानून व्यवस्था में है लंबी लड़ाई उनको लड़नी पड़ती है और उनको है रख रखाव का खर्चा भी नहीं दिया जाता है। यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि हाल ही में नेहा वर्सेस राजेश केस में आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की और जो भी रख रखाव का खर्चा है उसके बारे में एक पूरी गाइडलाइन है 2022 में जारी की है। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आज़ादी के इतने वर्ष तक है महिलाओं के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा था और इतना बड़ा सुधार है वो सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2022 में लेके आई। इसके अलावा मैंने देखा कि जो हमारी सरकारें हैं जितनी भी आई है उनके पास कोई भी ऐसा दस्तावेज वो लोग मेंटेन नहीं करते हैं कि कोई भी जो भी महिलाएं हैं घरेलू हिंसा का मुकदमा लड़ रही है या कोई भी किसी प्रकार की है कानूनी लड़ाई लड़ रही है तो उनकी लड़ाई कौन से कोर्ट में चल रही है वहाँ पर है उस महिला को है सही ढंग से मेंटेनेंस दिया गया है या नहीं, महिला ने कितना मेंटेनेंस मांगा था उसको कितना मेंटेनेंस मिला, महिला का अगर स्त्री धन बाकी है तो कितना बाकी है और उसको कितना मिला है या नहीं मिला या उसके पति के पास है उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। इतना ही नहीं, मैंने देखा कि समाज सुरक्षा विभाग के जो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर है उनकी तरफ से भी है महिला की कोई भी है सूद नहीं ली जाती है। समाज सुरक्षा विभाग है उसका काम सिर्फ इतना ही सीमित है कि घरेलू हिंसा जैसे कायदे घरेलू हिंसा जैसी जो भी घटनाएं हैं उसको वो है एक रजिस्टर में अपने जो है उस पर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और सरकार तक वो पहुंचाते हैं और उस पर है सरकार फिर है एक्शन लेती है या कानून बनाती है या कानून में सुधार करती है। लेकिन जो महिला पीड़ित है उसकी कोई भी सूद नहीं लेता है। ये एक मैंने काफ़ी ये बात गंभीर रूप से जो है मैंने देखी है। दरअसल मेरा ऐसा मानना है कि समाज सुरक्षा विभाग को जो भी
भी पीड़ित महिला है, चाहे वो किसी भी प्रकार के अत्याचार से ग्रसित है, तो ऐसी महिला है उनको है समय समय पर उनको है मिलना चाहिए। वो उसकी कानूनी लड़ाई किस प्रकार से चल रही है, वकीलों के द्वारा सही ढंग से कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ये भी उनको जानना चाहिए। इतना ही नहीं, वो महिला है उसका रखरखाव किस प्रकार से हो रहा है, उसको फाइनेंशियली क्या क्या प्रॉब्लम है, वो उसके फाइनेंशियली जो भी उसके इश्यूज है उस पर उसको न्याय मिला कि नहीं, उसका श्रीधन उसको वापस मिला कि नहीं, वो भी समाज सुरक्षा विभाग को देखना चाहिए। लेकिन ये मैं चाहती हूँ कि मेरे इस वीडियो के ज़रिए से ये सब सुधार बेहद आवश्यकता है और जल्द से जल्द इस पर है कार्यवाही होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ मैं ये एक और भी बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में जो भी एडवोकेट्स या वकील है वो सही ढंग से कार्य असंख्य बार नहीं करते हैं और उनको है लोगों के द्वारा और खास करके महिलाओं के द्वारा भी फीस है वो दी जाती है। बावजूद इसके कई बार कई असंख्य महिलाएं हैं उनको कोई भी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं होता है, परिवार का सपोर्ट नहीं होता है। ये बात अलग है कि लीगल एड डिपार्टमेंट है वो एक फ्री सर्विस है वकीलों की, वो मुहैया करता है। लेकिन जो भी महिलाएं हैं वो जब भी फीस वगैरह दे के भी एडवोकेट हायर करती है और वकील अगर सही ढंग से कार्यवाही नहीं करते हैं तब वो जो है उनको शिकायत है स्टेट बार काउंसिल में देनी पड़ती है। लेकिन बार काउंसिल के अंदर भी मैंने देखा है कि जो है वहाँ पर जो सुनवाई होती है, कोई भी वकील सही ढंग से काम नहीं करता है, उसके शिकायत की जो सुनवाई होती है वहाँ पर जजिस का है वो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, आम लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वो नहीं है। इतना ही नहीं, बार काउंसिल की जो भी कार्यवाही है उस पर है सरकार के द्वारा भी कोई कदम नहीं उठाया जाता या उसका भी कोई अपडेट या उस पर है एक्शन सरकार के द्वारा भी नहीं लिया जाता है। यही नतीजा है कि कई लोगों की शिकायत है सालों साल तक बार काउंसिल के सामने पड़ी रहती है या कई बार है बार काउंसिल भी है वकीलों की तरफ ही निर्णय देते हैं या लोगों की शिकायत को भी अनसुना करते हैं। ये खुद मैंने देखा है। इसके अलावा दोस्तों मेरा ये भी कहना है कि हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ इतने सारे गुनहगारी बढ़ रही है, तो प्रत्येक हमारे देश के अंदर है प्रत्येक गांव और शहर और महानगर में महिलाओं के लिए है एक अलग से भी सभी जगह पर एक अलग से ही महिलाओं की अदालत होनी चाहिए और इस अदालतों में है छुट्टियां भी कम होनी चाहिए और जो भी केसेस चलते हैं उनकी सुनवाई है वो काफ़ी जल्दी होनी चाहिए। लोक अदालत का भी है महिलाओं को फ़ायदा हो सके उस दिशा में भी है सरकार को और विपक्ष को भी है ध्यान देना चाहिए और इस पर है कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों मेरा ये भी कहना है कि जो भी हमारा अभी 2026 में जनगणना होने वाली है, तो मेरा ऐसा मानना है कि इस जनगणना के अंदर सरकार के द्वारा एक अलग से फॉर्म है वो जारी करना चाहिए और जो भी लोग है कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं उसका भी है पूरा ब्यौरा उसमें है सरकार को लेना चाहिए। लोग कौन सा है अदालती मुकदमा लड़ रहे हैं, कौन से सेक्शन में उन्होंने केस दर्ज किया है, कितने वर्ष से वो लड़ रहे हैं, अगर महिलाएं हैं तो उनको रखरखाव का खर्चा मिला या नहीं मिला वो भी उसमें ब्यौरा है सरकार को मांगना चाहिए और महिला ने कितना मांगा था रखरखाव का खर्चा, उसको कितना मिला, स्त्रीधन उसका कितना बाकी था और अभी उसको कितना मिला या नहीं मिला वो भी है उसमें है वो ब्यौरा में आना चाहिए। इसके अलावा मेरा ये मानना है कि जनगणना के फॉर्म के अंदर भी महिला है वो देश की अदालतों की कार्रवाई से संतुष्ट है या नहीं, जजों के रवैये से संतुष्ट है या नहीं, एडवोकेट्स के कामों से संतुष्ट है या नहीं, वो भी एक ब्यौरा है वो सरकार को मांगना चाहिए और जो भी महिलाओं की जो भी डिमांड है उसका भी एक फीडबैक है सरकार को लेने का, ये इससे अच्छा बेहतरीन मौका नहीं है। इसके अलावा दोस्तों मैंने स्त्रीधन
के मामले में यहाँ पर मैं खास करके बताना चाहती हूँ कि असंख्य मैंने एडवोकेट्स को है मैंने मिली, और उस दौरान मुझे पता चला कि आज वर्षों से जो भी महिलाएं हैं देश की अदालतों में कानूनी मुकदमा लड़ रही है अपने पति या ससुराल वालों के खिलाफ आदि, तो उनको जो है स्त्री धन है वो जब भी मांगती है तो ज़्यादातर केसों में है महिलाओं को स्त्री धन मिलता ही नहीं है। इसके अलावा दोस्तों हम सब जानते हैं कि हाल ही में कुछ जो भी जजमेंट आए हैं उसमें भी मैंने देखा कि जो है महिलाओं के आत्मसम्मान पर है वो एक काफ़ी बड़ा आघात का कारण बने, इस प्रकार से जजमेंट आ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि भारत के अंदर है महिलाओं को या बेटियों को है काफ़ी लाड़ प्यार से बचपन से ही माता पिता उन्हें पालते हैं पोसते हैं बड़ा करते हैं, पढ़ाई लिखाई उनकी करते हैं और उसको काबिल बनाते हैं, और माता पिता चाहते हैं कि विवाह के बाद है उनकी बेटी एक अच्छे गरीब घर में विवाह करके जाए, और इसी उन्होंने जिस प्रकार से उसकी जो भी उसे पाला पोसा है उसी प्रकार से उसके ससुराल वाले भी है उसे अच्छी तरह से रखे। तो कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते कि विवाह के बाद है उनकी बेटी है जो है वो उसके पति और ससुराल वालों से अनबन हो और उसे उसका पति और ससुराल का घर है वो छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़े। इतना ही नहीं, भारत की हमारे देश में स्वतंत्रता इतनी है कि विवाह से पहले आज से 60 साल पहले भी है लड़का और लड़की को भी है स्वतंत्र रूप से अपना जीवन साथी चुनने का और सभी बातें स्पष्ट रूप से एक दूसरे को पूछने का भी स्वतंत्रता दी गई थी। बावजूद इसके वर्तमान समय में हम सब जानते हैं कि 2 महीने या 3 महीने या 6 महीने या 2-3 साल में ही है असंख्य बार है महिलाओं को है पति और ससुराल जो है उससे छोड़कर जाने का है मजबूर होना पड़ रहा है, और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार है उसकी भी परिभाषा बदल गई है। अभी वर्तमान समय में है दहेज प्रतिबंधक जो भी कानून आया है उसके बाद है महिलाओं के खिलाफ अत्याचार है उसकी पूरी पैटर्न ही बदल गई है। अभी वर्तमान समय में असंख्य घटनाओं में हम देखेंगे तो महिलाओं को है मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, जिसे अदालत में है साबित करना भी आसान नहीं होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि जब देश की कानून व्यवस्था न्याय नहीं देती है, सालों साल जब केसेस पेंडिंग रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई भी महिला है वो स्त्रीधन मांगने के लिए या मेंटेनेंस मांगने के लिए है शादी नहीं करती है। और कोई भी महिला है वो एडवोकेट्स के जो भी सर्विस है उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। देश की अदालतों में कई वर्षों तक जो भी कोर्ट की कार्यवाही चलती है काफ़ी खर्च करना पड़ता है। तो ये सिचुएशन में महिलाओं के खिलाफ ये आरोप लगाना कि महिलाएं हैं शादियां इसलिए कुछ महिलाएं करती हैं कि मेंटेनेंस प्राप्त कर सके, तो ये आरोप गलत है। और ऐसे में देश की अदालतों ने कुछ अदालत के जो भी जजमेंट किसी जजमेंट में अदालतों ने लिखा है कि जो भी महिलाएं मेंटेनेंस मांग रही है उनको जो है नौकरी या व्यवसाय करना चाहिए, मेंटेनेंस नहीं मांगना चाहिए। उनकी शादी कम समय में चली है तो उन्हें है वो अपना रखरखाव खुद करना चाहिए। तो ये जजमेंट है मेरा विचार से ये महिलाओं का बिल्कुल ही अपमान है, और मैं इस जजमेंट का है बिल्कुल ही जो है विरोध करती हूँ। और एक महिला होने के नाते मैं इसका है काफ़ी मैं इसको इस प्रकार के जजमेंट की मैं विरोधी हूँ और इसे महिलाओं का अपमान समझती हूँ। मेरा ऐसा मानना है अगर इस प्रकार की अदालतें जजमेंट देंगे तो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कम होने के बजाय है वो बढ़ते ही जाएंगे। तो आशा है कि आप सब लोग भी हैं मेरे विचारों के साथ सहमत होंगे, और अगर आपको कोई कमेंट्स देनी है तो आप दीजिए या मेरे वीडियो को है आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।